नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय हरिंदर में आपका स्वागत है। आज हम TGT केमिस्ट्री का थर्ड वीडियो लाए हैं आपके लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा था अणु तथा परमाणु के बारे में, तो हमने इसमें कई टॉपिक को डिस्कस कर दिया था। हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के विशिष्ट आवेश के बारे में बताया था। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, EM वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं। देखिए जब कोई कण आवेशित होता है, कण क्या करता है, गतिमान होता है, इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है, तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं और दोनों संयुक्त होकर एक तरंग का रूप धारण कर लेते हैं। उसी तरंग को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। देखिए जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अभी हमने बताया था जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र E चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत व्यवस्थित होकर एक तरंग के रूप में क्या करता है, धारण करता है। क्या करता है, तरंग के रूप में धारण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग में एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब इनके गुण देख लीजिए। पहला गुण जो है हमारा इसका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पॉइंट जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या होते हैं, कण के लंबवत होते हैं, यहाँ आपस में क्या होंगे, लंबवत। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण है हमारा इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या होती हैं, EM वेव होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अब ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इन तरंगों का जो वेग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चौथा पॉइंट इनका क्या है, जैसे तरंग का चलने का गुण क्या होता है, इस टाइप से तरंगें चलती हैं, समझ गए, इस टाइप से। तो ये ऊपर जो होता है पीक, इसे हम क्या कहते हैं, स्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्रग, स्रग कहते हैं। नीचे जो होता है उन्हें गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त। तो ये भी गर्त हो गया, ये क्या हो गया, स्रग हो गया। ऊपर जो होते हैं वो स्रग कहलाते हैं। देखिए क्या होता है, दो क्रमागत स्रग और दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इनके बीच की दूरी होगी, दो क्रमागत गर्त या दो क्रमागत स्रग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। इस चीज़ को याद रखना। आगे देखिए पॉइंट, देखिए हमने जो भी बताया था, दो क्रमागत स्रग या गर्त के मध्य की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य। इसे लेमडा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक क्या हो सकते हैं, देखिए फर्मी, अगर फर्मी है तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। पीको है, पिकोमीटर, तो 10⁻12 होता है। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 होता है। नैनो में 10⁻⁹ होता है। माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। सेंटीमीटर ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए, अब आती है आवृत्ति की परिभाषा। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
आवृत्ति का मीन्स क्या है कि एक सेकंड में जितने भी वाइब्रेशन होते हैं, जितने चक्रों की संख्या होती है, वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, एक बिंदु से प्रति सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्घ्य लेम्डा की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं तथा इसकी जो इकाई होती है सेकंड इनवर्स चक्कर प्रति सेकंड, या क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो सबसे यूजफुल जो इसकी इकाई है वो हर्ट्ज होती है, याद रहना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति पूछी जाती है, मात्रक पूछा जाता है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये शो किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए जो चक्कर है, वाइब्रेशन है, बहुत पास पास है। वाइब्रेशन पास पास होने का मतलब है वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। और तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम है। तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम। जितनी जल्दी वाइब्रेशन होंगे तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें क्या होंगे, देखिए स्लोप जो वाइब्रेशन है वो दूर दूर है, तो इसमें तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिक होगी, और आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। इससे हमारा एक कन्फर्म हो गया है, जो हमारी तरंग दैर्घ्य होती है वो आवृत्ति की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ गए। देखिए, यही हम बताने जा रहे हैं। किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है हमारी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, अगर आवृत्ति घटेगी तो तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। समझ गए। अब इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है न्यू, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती बनपान लेमडा। अगर समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट सी आता है। सी प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पे सी प्रकाश की चाल कांस्टेंट रहेगी, चेंजिंग किस में होगी, हमारी न्यू में चेंज होगी, लेमडा में। तो हम अगर न्यू 1 निकालेंगे तो ये लेमडा 1 हो जाएगा, अगर 2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ से रिलेशन आता है इनके बीच, न्यू 1 बटे न्यू 2, लेमडा 2 बटे लेमडा 1। अब क्या होता है, देखिए तरंग संख्या क्या होता है। देखिए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित जो तरंगों की संख्या होगी उसी को तरंग संख्या कहते हैं। समझ गए। देखिए, 1 सेंटीमीटर दूरी में उपस्थित तरंग दैर्घ्य की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। इसे न्यू बार से के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई सेंटीमीटर इनवर्स होती है। समझ गए। ठीक है, किससे शो करते हैं, इसे न्यू बार से शो करते हैं तरंग संख्या को। अब तरंग क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के कम होने पर तरंग संख्या अधिक होती है। समझ गए। देखिए, ये भी तरंग संख्या जो होती है 1/λ होती है, लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा संबंध है लेमडा तथा न्यू और तरंग संख्या में। देखो, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और तरंग संख्या, इनमें संबंध। आगे देखिए क्या होता है, न्यू बराबर c/λ और 1/λ क्या आ जाता है, तरंग संख्या आ जाता है। तभी न्यू बराबर हो जाता है न्यू बार गुणा c, ये तीनों में संबंध आ जाता है। आगे देखिए, जब विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब विभिन्न तरंगों को एक बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें कलर का। तो देखिए, वो हमने शो किया गया है कौन सी तरंगे हैं और बढ़ते हुए क्रम में हैं ये तरंग दैर्घ्य के। देखिए, पहले है कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी दृश्य क्षेत्र, अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंग हैं, रेडियो तरंगें हैं। क्या है, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगी, हमारी लेमडा तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। ठीक है, आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। आवृत्ति क्या कम होगी। इधर जाएंगे तो ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आवृत्ति पर डिपेंड करती है हमारी ऊर्जा। ओके। अगर पूछा जाए सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है हमारी
कास्मिक किरणों की। सबसे ज़्यादा किसकी तरंग दैर्घ्य होती है? रेडियो तरंग की। पूछा जाए आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो कास्मिक किरणों की। आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। समझ गए होंगे आप। अब देखिए दृश्य क्षेत्र में ही हमारे कलर के कोड आ जाते हैं, कलर रंग। जैसे क्या बिग बिगो लिखा हुआ है, मतलब ये है बैगनी और ये है लाल। इधर जाते हैं, पूछा जाता है कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अगर पूछा जाए तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है? तो वायलेट मतलब बैगनी की कम होती है। आवृत्ति के बारे में पूछा जाए आवृत्ति किसकी सबसे ज़्यादा होती है? तो वायलेट की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है और आवृत्ति सबसे कम लाल की होती है। तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। आगे देखिए, जैसे इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हमने किया है जिसमें लिखा है 6000 तरंग दैर्घ्य, ठीक है, की आवृत्ति की तरंग संख्या ज्ञात कीजिए। अब तरंग दैर्घ्य दी हुई है तो पहले तो हम लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर 6000 गुणा 10⁻⁻10, ठीक है, मीटर। इसको 3 पावर इस कैंसिल हो जाएगा तो 6 क्रॉस 10⁻⁻7 हो जाएगा। लेमडा आ गया। अब क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है? देखिए पहले हम न्यू कैलकुलेट करेंगे। न्यू बराबर सी अपन लेमडा, वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। देखो वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। प्रकाश के वेग, इसकी वेग की वैल्यू रखी है। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से? 5 क्रॉस 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है। इसका तरंग संख्या निकालेंगे तो न्यू बराबर 1 लेमडा होता है, इससे डिवाइड कर देंगे और जो यहाँ पर आएगा ऊपर जाएगा ये पावर 10⁻+7 हो जाएगा, मगर 10 इधर ले लिया, तब इसे काटेंगे 1.66 10⁻6 मीटर इनवर्स आ जाएगा। समझ गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य, दो तरंगों की तरंग दैर्घ्य इतनी दी हुई है तो इनकी आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात करना है। अभी बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर ना चेंज करना चाहो जरूरी नहीं है, अगर जब अनुपात पूछा जाए तो मीटर में चेंज करना अनिवार्य नहीं होता। क्या सूत्र होता है? ν1/ν2, ठीक है, बराबर λ2/λ1। λ2 कितना है? 12000, ठीक है, और बटे में ये कितना है हमारा? 6000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 मतलब 2। अच्छा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। 1 0 और होगा यहाँ पर, तभी क्या आ जाएगा? 20 अनुपात बना जाएगा यहाँ पर 1,20,000, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन में 1 0 और होगा। आगे देखिए, अब आता है हमारा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए प्लैंक ने क्या बताया था, प्लैंक की थ्योरी पहले पढ़ते हैं। प्लैंक ने क्या बताया था? देखिए प्लैंक ने कहा था इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण तरंग के रूप में ना होकर कणों के रूप में होता है। इन्होंने कण का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा तरंग के रूप में ना होकर कणों के रूप में होता है, ठीक है। इन ऊर्जाओं और इनका जो ये चलते हैं, ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में होता है इनका, और इन्हें क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटा को हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटान। और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो, ठीक है, E बराबर एच न्यू स्क्वायर, E बराबर एच न्यू होती है एक फोटान की ऊर्जा। अगर H का मान देखा जाए तो H का मान हमारा होता है 6.62 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना प्रति। आगे देखिए, अगर n प्रोटॉन्स हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या हो, न्यू क्या होता है? C/λ, तभी C/λ, अलग अलग रूप है तो ये जूल में आ जाएगा हमारा आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए E बराबर hc/λ हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। अगर हम H और C दोनों की वैल्यू रख दें और इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इतना आता है। अगर हमारा लेमडा एंगस्ट्रम में दिया है और डायरेक्ट हम लेमडा रखेंगे तुरंत हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, 12400, ठीक है। आगे इन्हीं में रिलेशन है। मान लीजिए ऊर्जा
और तरंगदैर्घ्य में ही चेंजिंग हो रही, तो E1/E2 और λ2/λ1 आ जाएगा। आगे देखिए, जिस फोटान की तरंगदैर्घ्य उच्च होती है उसकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है, देखिए अभी ने बताया था डायरेक्ट वाला सूत्र, लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम लिख दिया है डायरेक्ट रख देंगे। देखिए 12400 है बटे 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसके बाद इसे कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आसानी से, ठीक। इसके बाद दो फोटान, देखिए 2 फोटान जिनकी तरंगदैर्घ्य कितना है 500 नैनोमीटर और इसकी एंगस्ट्रॉम में है, तो इनको हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक उसमें नैनोमीटर 10⁻⁹, अगर इसको चेंज करेंगे तो 500 गुणा 10⁻⁹ और 5000 गुणा 10⁻⁻10 वैल्यू रख देंगे, जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा। समझ गए आसानी से। आगे देखिए नेक्स्ट, एक फोटान जिसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी ऊर्जा जूल में ज्ञात करना है। किसमें करना है, जूल में। अगर जूल की बात करें तो हमें कंटिन्यू वैसे ही करना पड़ रहा है, E बराबर एच न्यू होता है, न्यू की जगह पर C/λ आ गया, एच का मान रखेंगे 6.62 10⁻34 और 3 क्रॉस 10⁻, ठीक है 8, और नीचे क्या हम तरंगदैर्घ्य का मान रखेंगे। अब क्या होगा, इसको डिवाइड करना है, पहले को पावर को एडजस्ट कर लेंगे, 34 ये प्लस माइनस की है, ये जाएगी ऊपर प्लस की हो जाएगी, तो 18 प्लस की हो जाएगी, तो 34, हाँ यहाँ से 7 बचेगी, पावर 10⁻⁻7 बचेगी, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी प्लस की, ठीक है 15 हो गई। नीचे बच्चे हमारे 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3.31 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा आंसर। समझ गए। तो हमें ये ध्यान रखना है, जूल में निकालना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, उसी के अकॉर्डिंग हम उसी टाइप का हम क्या सूत्र लगा देंगे। आगे देखिए, आगे हमारे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश प्रकृति के बारे में किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया था। जैसे द्वितीय प्रकृति होती है, क्या प्रकृति द्वितीय प्रकृति होती है, देखो प्रकाश का जो होता है वो तरंग का गुण भी प्रदर्शित करता है, कण का गुण भी प्रदर्शित करता है। अब तरंग में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विकिरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ये सभी हमारे किसके गुण प्रदर्शित करते हैं, तरंग के। कण के कौन कौन करता है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कण का है, कृष्णिका का सिद्धांत है, ये सब क्या है हमारे कण के सिद्धांत हैं। अब क्या है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले हम आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए जब हम किसी भी जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे हमने ये एच न्यू एनर्जी डाली फोटान की एनर्जी इस पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ, तो इसी को जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसे जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस चीज़ ध्यान रखना। अब क्या है, कुछ हमारे परमाणु के आकार क्या होते हैं, घटते हैं, कुछ परमाणु के आकार बढ़ते हैं, तो उसके बारे में क्या बताया गया, देखिए वे धातु जिनमें धातु का परमाणु आकार बड़ा होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव देते हैं। यही कारण है कि सीएस, ठीक है, सीजियम जिसे कहते हैं, सीएस क्या है, सीजियम प्रकाश विद्युत प्रभाव देता है। इसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है, किसका, सीजियम और पोटेशियम का। अब क्या, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश आपतित करने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति के संगत ऊर्जा को देहली ऊर्जा या कार्यफलन कहते हैं। समझ गए, देहली
आवृत्ति को न्यू नॉट से शो करते हैं और इसके संगत जो ऊर्जा होगी उसको हम क्या कहेंगे, कार्यफलन कहेंगे। समझ गए, इस चीज़ को याद रखना। आगे देखिए क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव होने की घटना है। जैसे हम कोई उस पर किसी सतह पर, किसी मेटल की सतह पर प्रकाश डाल रहे हैं तो उसकी आवृत्ति जो हमारी देहली आवृत्ति है उससे क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी हमारा वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। जैसे न्यू का मान हमारा न्यू नॉट से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा वहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अगर नहीं है तो कम होगा। और ऊर्जा भी हमारी क्या होगी, कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए, तब प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव तीव्रता पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करेंगे, अगर उसकी तीव्रता बढ़ती है तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये चीज़ याद रखना, आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा, तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और कुछ नहीं इफेक्ट होगा। तो समझ गए। देखिए आगे देखिए, अब क्या है, देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें सोई, एक जगह पर तीव्रता बढ़ रही है, एक जगह पर आवृत्ति बढ़ रही है। जब आवृत्ति बढ़ती है तब क्या होता है, हम बता चुके हैं। जब आवृत्ति बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। और जब हमारे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा संख्या में उत्सर्जित हो जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने चित्र में शो किया गया, तीव्रता बढ़ी, इलेक्ट्रॉन देखो ज़्यादा संख्या में उत्सर्जित हुए हैं। समझ गए। और जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गतिज ऊर्जा बढ़ गई, बहुत तेज़ी से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। इस चीज़ को याद रखना। आगे देखिए, आगे यही चीज़ को बोला गया जो अभी हमने बताया गया। ठीक है, देखिए आपतित फोटॉन की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, आगे देखिए गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है आवृत्ति बढ़ने पर, मतलब तीव्रता बढ़ने पर। अब आवृत्ति के देखिए, आवृत्ति बढ़ने पर क्या होता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये चीज़ याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, आइंस्टीन ने बताई थी। किसने बताई थी, आइंस्टीन ने। ठीक, आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटॉन की ऊर्जा कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को, ये मतलब जो इनके अकॉर्डिंग जो सतह पर हम प्रकाश डालते हैं तो उसका कुछ भाग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है, और कुछ भाग जो है इलेक्ट्रॉन में कार्यफलन में खर्च हो जाता है, और उसकी गति ऊर्जा को इंक्रीज करने में। ठीक है, दो टाइप से खर्च हो जाता है हमारा। देखेंगे, देखो आइंस्टीन के अनुसार आपतित फोटॉन की ऊर्जा कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को निकालने में और कार्यफलन के रूप में खर्च होता है शेष ऊर्जा के। ठीक है, शेष उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाता है। तो देखिए इक्वेशन इसी के आधार पर आइंस्टीन इक्वेशन आती है। देखिए आपतित फोटॉन, जो हम उस पर फोटॉन की ऊर्जा डालते हैं सतह पर, तो क्या करता है, उस ऊर्जा का कार्यफलन में और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इंक्रीज करने में करता है। तो कितनी ऊर्जा का हमने फोटॉन डाला, एच न्यू। ठीक है, कार्यफलन क्या होता है, एच न्यू नॉट। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv²। अब गतिज ऊर्जा को हम के ई लिख लेंगे। ठीक है, तो के ई इधर रहेगा और कार्यफलन इधर चला जाएगा, तो इधर जाएगा माइनस का, तो के ई बराबर एच न्यू माइनस एच नॉट, एच कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, आइंस्टीन समीकरण। अब क्या है, इनको जो न्यू होता है वो हमारा c/λ होता है, तो यहाँ पर इसी को तोड़ लेंगे। देखिए न्यू को क्या किया हमने, c/λ, न्यू नॉट को c/λ नॉट, एच सी कॉमन हो गया, 1/λ माइनस 1/λ नॉट हो गया। ये आइंस्टीन समीकरण के अलग अलग रूप हैं। इसी के आधार पर क्या है, इसमें क्वेश्चन है। देखिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।